हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं अहमद रज़ा एजुकेशन रिसर्च एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग 12th क्लास का मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कैलकुलस, बिल्कुल शुरुआत से 12th का लेक्चर देंगे आपको कैलकुलस में, और मन लगाकर पढ़ेंगे, दिक्कत कहीं नहीं होगी। आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कैलकुलस जैसे दिग्गज टॉपिक को इतनी आसानी से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा और कहीं रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात का बिल्कुल हम भरोसा दिला सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ नहीं बल्कि आप हमसे 10 कदम आगे बढ़कर चलेंगे। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप मेरी थ्योरी को, मेरे पढ़ाए हुए बातों को नोट बढ़िया से करें और उस पर वर्कआउट करें। आपको कितना आसान लगेगा पढ़ाई, फिर देखिए। तो समय को बर्बाद न करते हुए थोड़ी सी बातें इस कैलकुलस पर हम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपको फाइनल बोर्ड में कैलकुलस कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 44 मार्क्स का पूछा जाएगा, चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो या झारखंड के स्टूडेंट हो या अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हो। अन्य बोर्ड में कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, इस टॉपिक के बारे में जहां तक मुझे मालूम है कि स्टूडेंट क्या सोचता है इस टॉपिक के बारे में, और स्टूडेंट कितना डरा हुआ रहता है इस टॉपिक को लेकर। कैलकुलस का नाम सुनते ही स्टूडेंट बिल्कुल डर सा जाता है कि कैलकुलस वेरी टफ टॉपिक है, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत है। बहुत इजी टॉपिक है यदि हम उसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ें तो। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 लेक्चर पढ़िए, कितना आसान लगेगा पढ़ने में, फिर समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास में तो बिल्कुल अभी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कैलकुलस से, बिल्कुल शुरुआत से ही मुलाकात कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखिए कितना आसान लगेगा कैलकुलस। क्या कहता है कैलकुलस, क्या मतलब है कैलकुलस का, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो कैलकुलस का सबसे पहले थोड़ा सा परिचय कर लें हम लोग। कैलकुलस 17वीं शताब्दी में कैलकुलस की उत्पत्ति हुई, 70th सेंचुरी में कैलकुलस के बारे में लोगों को मालूम हुआ, इसका शुरुआत हुआ कैलकुलस का। इस टॉपिक पर, कैलकुलस पर जो 2 विद्वान थे जिनका नाम सर आइजक न्यूटन और गॉटफ्रेड विलियम लीबनीज था, वो दोनों, पहले मैं लिख दूं, सर आइजक न्यूटन और गॉटफ्रेड लीबनीज। गॉटफ्रेड विलहेल्म लिखाता है, लेकिन पढ़ते क्या है? विलियम पढ़ते हैं। विलहेल्म लिखाएगा, पढ़ेंगे विलियम। गॉटफ्रेड विलियम लीबनीज। ये साहब जर्मनी के थे, आ रहे हैं अभी टॉपिक पर। और ये साहब कहाँ के थे बाबू? इंग्लैंड के थे। एक बहुत ही दिलचस्प बातें ये रही कि ये दोनों अपने अपने स्थान पर एक ही समय में किस पर शोध कर रहे थे? कैलकुलस पर स्टडी कर रहे थे। और इन दोनों में से किसी को पता नहीं था कि हम दोनों एक ही टॉपिक पर काम कर रहे हैं। तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा अहम रोल किसने निभाया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों, बहुत ज्यादा दोनों का योगदान रहा है कैलकुलस पर। तो कैलकुलस के फादर के बारे में जब बातें होंगी कि कौन है कैलकुलस का फादर, तो ये कहना बहुत कठिन हो जाता है कि हम सर आइजक न्यूटन साहब को कहें या गॉटफ्रेड विलियम लीबनीज साहब को कहें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब फिजिक्स के एक बहुत बड़े विद्वान रहे और लीबनीज साहब मैथमेटिशियन रहे। दोनों का बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका इस टॉपिक पर रहा। तो फादर ऑफ कैलकुलस हम दोनों को कहते हैं।
तो आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया जाए। तो जो मैंने आप लोगों को समझाया बस उसी बात को लिख दिया हूँ और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको लिख दिया जाए। कैलकुलस इज ए मेजर ब्रांच ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, यानी गणित का जो ये कैलकुलस एक ब्रांच है वो बहुत ही मेजर ब्रांच है, बड़ा ब्रांच है। दिस ब्रांच वाज स्टार्टेड इन 17th century by Sir Isaac Newton and Gottfried Wilhelm Leibniz, यानी कि ये ब्रांच की जो उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, वो 17वीं शताब्दी में 70th सेंचुरी में शुरुआत हुई। सोचिए कितना पुराना मैथमेटिक्स है कैलकुलस, और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे गणित के क्षेत्र में, जो साइंस को इतना एलैबोरेट किया है कैलकुलस। आगे हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से। एट द सेम टाइम, सेम समय पर, बट डिफरेंट प्लेस, लेकिन अलग अलग स्थान पर, न्यूटन एंड लिबनीज, न्यूटन और लिबनीज वर डूइंग स्टडी, अध्ययन किया था, ऑन द कैलकुलस, इस पर अध्ययन किया था, कैलकुलस पर। सो इसलिए बोथ आर फादर ऑफ कैलकुलस, इसलिए इन दोनों को कैलकुलस का जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब जानेंगे हम लोग कैलकुलस क्या है। कैलकुलस कुछ और नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी राशि में चेंजिंग कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, बदलाव कितना हो रहा है, उस चीज को फाइंड करना, उस चीज को निकालना ही कैलकुलस का काम है। अब कैसे, जैसे थोड़ा सा हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे हमारा एज और बॉडी का वेट, तो एज के आधार पर बॉडी का वेट बदलता चला जाता है। जब मैं 10 साल का था तो क्या इतना ही वेट था मेरे बॉडी का? नहीं। तो एज के आधार पर बॉडी का वेट बदलता है, यानी क्या मैंने देखा, चेंजिंग देखा, चेंज होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे, फिर ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक सिंपल सी बात जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आज के डेट में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेसबुक यूज करते हैं, और फेसबुक यूज करते हैं तो उसका फ्रेंड भी होगा, और फ्रेंड है तो उस फ्रेंड में क्या होती है कि प्रतिदिन बदलाव होता है, फ्रेंड बढ़ता चला जाता है, या किसी को हम अनफ्रेंड भी कर देते हैं। यानी इसमें क्या होती है, चेंज हमारे चारों तरफ जो हो रही है वो क्या हो रही है, बदलाव हो रही है। उस बदलाव को निकालने का मुख्य उद्देश्य किसका है, कैलकुलस का। कितना बदलाव हो रही है, धीरे धीरे आ रहे हैं, टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना चाहेंगे कैलकुलस के बारे में कि कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो बदलाव का स्टडी करता है, यानी चेंज के बारे में अध्ययन कराता है। कितना चेंज हुआ, कितना इतना समय में कितना होना चाहिए, ये इस चीज का स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, कैलकुलस के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप लोग भी लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals with change, इस पर फोकस कीजिए। गणित की वह शाखा जिसमें, इन विच का मतलब क्या होता है, जिसमें डील्स विद चेंज, बदलाव के साथ हम डील कर रहे हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बदलाव के साथ डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं,
is known as कैलकुलस। यानी सिंपल सेंटेंस में बात किया जाए तो सिर्फ इतना है कि किसी भी क्वांटिटीज के चेंजिंग पर डिस्कस करना ही क्या हो जाता है, कैलकुलस हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि क्या चेंजिंग हो रही है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद चेंज, ये पॉइंट को याद रखिएगा। इसके साथ हम डील करते हैं, चेंज के साथ डील करते हैं, इज नोन एज कैलकुलस। अब हम लोग बात करेंगे कि कैलकुलस का यूज हमारे रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ से क्या संबंध है कैलकुलस का। और इसको हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप ज़हनी तौर से मजबूत हो जाएं कि कैलकुलस हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है। आखिर क्यों मैथमेटिक्स में कैलकुलस का जरूरत पड़ा, एक छोटा छोटा 2-4 एग्जाम्पल देंगे आपको, जिससे आप बहुत कुछ आपका जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको। मान लिया जाए कि यहां पर एक दीवार खड़ा है और ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, और ये एक दीवार है, वॉल, ये अर्थ। दीवार कभी भी रहेगा किस पर रहेगा, अर्थ पर रहेगा, बिल्कुल। अब हम यहां पर एक सीढ़ी लगा दिए, सपोज करो सीढ़ी लगा हुआ है। एकदम आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, गणित ही एक ऐसा चीज है जो आपके माइंड को एक्सपेंस करता है, बशर्ते आप उसको तरीके से पढ़ें। ये एक सीढ़ी है। चलिए, अब मान लीजिए कि सीढ़ी की कुछ लंबाई है, मैंने मान लिया 7 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। रियल लाइफ में हम जोड़ना चाह रहे हैं कैलकुलस को। अब इसको आप खींच रहे हो, इस सीढ़ी को जो है आप इधर खींच रहे हो, तो कितने के रफ्तार में खींच रहे हो, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड में खींच रहे हो। यानी कि 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर खींच रहे हो, 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बात को, समझिएगा। 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर सीढ़ी को खींच रहे हो। तो आप सोचिए, जब सीढ़ी को इधर खींचोगे बाबू, तो ये जो हाइट है, ये हाइट डाउन होगा कि नहीं। जब हम किसी सीढ़ी को मान लो इस तरीके से खींचेंगे तो ये हाइट क्या होगा, डाउन होगा, नीचे होगा। तो ये नीचे जो जाएगा, अब मान लीजिए टोटली मैंने इसको 4 मीटर खींचा, कितना खींच लिया, यानी इस पॉइंट से कितना मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब सीढ़ी को खींचने के बाद कितना दूर पहुंच गए हैं, 4 मीटर। तो 4 मीटर अगर हम इसको खींच के लेके जा चुके हैं यहां से यहां तक की दूरी, तब इसके हाइट में क्या बदलाव हुआ, आ गए हम वहीं पर। बदलाव, बार बार बात कर रहे हैं, चेंजिंग, कितना उसके ऊंचाई में चेंजिंग हुआ और किस दर से बदलाव हुआ। ऊंचाई में किस दर से बदलाव हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ चेंज इन हाइट, इसकी हाइट में किस दर से बदलाव हुआ, कब, जब इसको 4 मीटर खींच लिया गया किसी के द्वारा। तो आप जनरल गणित से इस चीज को बनाना चाहेंगे, जनरल मैथमेटिक्स से इस चीज को बनाना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे, तो ये कभी नहीं बनेगा। तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, कैलकुलस का। इस केस में कौन आएगा मदद करने इस सिचुएशन में, आपको कैलकुलस। समझ आई बात। और एक बात समझ लीजिए, अच्छा इसको नोट करते जाइएगा, हम लोग लिखेंगे नहीं उतना, बस हम आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लिया जाए कि एक शांत झील है, सपोज करो ये शांत झील है। आप एक पत्थर लिए, इस झील में एक पत्थर डुबो दिए, थोड़ा जोर से फेंक दिए। तो जैसे ही पत्थर फेंकोगे तो इसका जो लहर बनेगा, तरंग बनेगा, वो इस तरीका से बनता चला जाएगा, बनेगा कि नहीं। आप नोटिस करो, ये वृत्त बनता चला जा रहा है। क्या बनता चला जा रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि मान लो कि ये वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लो कि ये रेडियस और
10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एकदम आसानी से समझना, घबराना मत। इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब 2 मीटर हो जाए त्रिज्या, कितना मीटर हो जाए, 2 मीटर त्रिज्या हो जाए, तो इसके क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, कब, जब ये 2 मीटर हो जाए त्रिज्या तब। तो आप इसको जनरल मैथ से बनाना चाहिएगा सर, तो नहीं बनेगा। यहां फिर आपको किसको याद करना पड़ेगा, कैलकुलस साहब को याद करना पड़ेगा। आपको हम पहले ही बोले कैलकुलस टफ नहीं है, टफ हम लोग बना लेते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी बात तो आप लोग बहुत प्यार से समझ सकते हैं, ये वाला पॉइंट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक त्रिभुज दे दिया, बोला कि बाबू यहां से यहां तक की दूरी है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, और ये वाला मान लीजिए आप कि 5 मीटर है, ठीक है। और हम बोले आपको इसका हमको क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। क्या चाहिए हमको, एरिया निकाल के चाहिए। तो एरिया अगर हम आपको निकालने बोलेंगे तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। एरिया हम लोग को अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1/t इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में बोलेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। बहुत इजीली निकल जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, शीर्ष लंब मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर हम आपको बोल दें ये वाला क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, ये वाला क्षेत्रफल, तब आप अटक जाएंगे। ये वाला अगर मैं पूछता तो आप आसानी से बता देते, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा करके। लेकिन मैंने आपको कौन सा पूछा, ये वाला। आप बोलोगे सर ऐसा टाइप का तो कभी हो क्षेत्रफल हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह के सिचुएशन का कोई वक्र रेखा अगर है, अगर कोई वक्र रेखा है, तो उसके अंतर का अगर मुझे क्षेत्रफल पता करना है तो किसे याद करना पड़ेगा, कैलकुलस को याद करना पड़ेगा। यानी कैलकुलस छोटा मोटा कोई ब्रांच नहीं है, वो बहुत ही बड़ा और अफजल ब्रांच। अब अगला देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि ये घन है, ये घन मैंने बनाया। समझना देखो बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये क्यूब का आयतन है, और ये जो आयतन है ना ये क्यूब का, ये 800 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। मान लो किसी भी तरीका से बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है, एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 800 सेंटीमीटर क्यूबिक बढ़ रहा है एक सेकंड में। तो आप तुम ही सोचो कि जब ये बाबू बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। ये चारों तरफ 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है, 6 सरफेस का क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो अगर हम आपको बोले कि ये एक सेकंड में 800 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बढ़ रहा है, किसमें बदलाव हो रहा है, ध्यान दो, क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो यदि ये घन का किनारा, ये घन का किनारा मान लो 10 सेंटीमीटर का हो जाए, कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर का हो जाए, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में यानी कि सरफेस एरिया में, इसके सरफेस एरिया में क्या बदलाव होगा, या सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, या सरफेस एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड बदल रहा होगा। ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसके बदौलत, सिर्फ कैलकुलस के बदौलत। बस इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब तक हम लोगों ने कैलकुलस का एक छोटा सा परिचय ले लिया। अब बात करेंगे कि कैलकुलस के कितने पार्ट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप हेडिंग दे दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, या इसी को आप बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ कैलकुलस, पार्ट्स ऑफ कैलकुलस।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैलकुलस में जो पार्ट्स हैं बाबू, वो हैं 3 पार्ट्स हैं। कैलकुलस में कितने पार्ट्स होंगे? वो 3 पार्ट्स होंगे। एक का नाम है लिमिट, और एक का नाम है डिफरेंशिएशन, और दूसरे का नाम है इंटीग्रेशन। लिमिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलज या अवकलन, एक ही बात है, अवकलन। और इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? समाकलन। आइए अब हम लोग बात करेंगे इस पार्ट्स पे। थोड़ा सा इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो लिमिट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये तीनों का तीनों पार्ट्स किसका है? कैलकुलस का है। और कैलकुलस जो हम लोग करते हैं बाबू, कैलकुलस का जो ये तीनों पार्ट्स है, लिमिट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो किस चीज का बनाते हैं? ये सवाल होता है। कैलकुलस हम किसका करते हैं? तो कैलकुलस हम जब भी करेंगे वो फंक्शन का करेंगे। किसका कैलकुलस करेंगे? एकदम दिमाग में सेट कर लो। कैलकुलस हम किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और ये टॉपिक आपको रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। या आप अगर फंक्शन का टॉपिक देखना चाहते हैं तो स्पेशल वीडियोस देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, हल्का हल्का, सिर्फ एक मेंटली तैयार करेंगे आपको फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये टोटली काम हम लोग किस पे करते हैं बाबू? फंक्शन पे। यानी कि हम लोग 12th क्लास में जो काम करेंगे वो फंक्शन पर ही करेंगे। और फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। ये लिमिट जो है, लिमिट, ये हम लोग को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था, 11th में पढ़ देना था। तो 11th में पढ़ के इसका काम खत्म हो चुका है। आपको 12th में हल्का फुल्का यूज होगा, वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन बेसिक तौर पे जो यूज होगा वो होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ाने से भी पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे। किस चीज का? फंक्शन का। हम आपको बोले एकदम शुरुआत से पढ़ाए हैं, एकदम शुरुआत से हमको पढ़ाना है आपको, ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं हो। आइए अब हम लोग फंक्शन पर बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कैलकुलस में जो 3 हिस्से होते हैं, लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज जो यूज किया जाता है वो फंक्शन पर यूज किया जाता है। इसलिए हम आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज दें। हालांकि हम यहाँ पूर्ण नॉलेज नहीं दे सकते हैं। फंक्शन का पूरा नॉलेज लेने के लिए आपको स्पेशल वीडियोस फंक्शन का देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि फंक्शन होता क्या है। लेकिन आपको हम इतना सा जरूर अभी बता देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो फंक्शन की पहचान करने में। कम से कम फंक्शन को पहचानना आ जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन पहले आप लोग लिख लीजिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? फलन। इसका हम क्या बोले? इसका पूर्ण नॉलेज आपको इसका स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा पूर्ण नॉलेज लेने के लिए। फिलहाल हम आपको सिर्फ पहचान बता देते हैं फंक्शन का। इसको जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड। डिनोट का मतलब होता है सूचित करना, सूचित का मतलब होता है उसकी पहचान करना। तो फंक्शन का जो हम नॉमिनेट करते हैं, उसको जो पहचाना जाता है, एफेक्स से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफेक्स और वाई। यानी कि इसको जो सूचित किया जाता है, एफेक्स से सूचित किया जाता है या वाई से सूचित किया जाता है। प्रायः एफेक्स से भी करता है और वाई से भी किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एफेक्स से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जेड एक्स से भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो एफेक्स से किया जाता है और वाई से किया जाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि फंक्शन क्या है। अब मान लो कि कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, तुम बहुत सारा समीकरण देखे होगे, x² + 5x + 9। तो ये हम लोग आज तक जान रहे हैं कि यह समीकरण है, बिल्कुल ये समीकरण है। तो दुनिया में जितना भी समीकरण है बाबू, वही क्या है? फंक्शन है। समझ में आई बात? दुनिया में जितना भी समीकरण है वो क्या है? फंक्शन है। f(x) बराबर ये लिखा हुआ है, फंक्शन हो गया।
ये एफ क्या है, ये जो समीकरण है हमने इसका नाम दिया कि ये किसी न किसी के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। समझ में आई बात। अब देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, वाई भी चाहते तो लिख सकते थे, वाई बराबर इतना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिखते जाइएगा, दिक्कत नहीं, साथ साथ लिखते जाइए। फिर कहीं लिखा हुआ है, मान लो एफ एक्स बराबर साइन 5x प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है, फंक्शन है, इसका नाम हम लोगों ने एफ एक्स रख दिया। आप बोलिएगा मान लो यहाँ x है, तो x का मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मान लो कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ है साइन y प्लस cos 2y, तो y है, तो हम इसका एफ एक्स नाम नहीं रखेंगे, बल्कि क्या नाम रख देंगे, एफ वाई नाम रख देंगे, कोई दिक्कत, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस क्यूबिक टी, तो हम इसका क्या नाम रख देंगे, एफ टी, ये भी एक प्रकार का फंक्शन हो गया। तो फंक्शन के लिए कोई गारंटी नहीं कि हम एफ एक्स या वाई से ही डिनोट करेंगे, लेकिन प्राय का मतलब ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, एफ एक्स इस्तेमाल किया जाता है और वाई इस्तेमाल किया जाता है। तो फंक्शन को हम ये सब चीज को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसमें देखिए साइन कोस नहीं लगा हुआ है, तो हम इस फंक्शन का नाम देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसका नाम क्या है बाबू, अलजेब्रिक फंक्शन। थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रखिएगा इस सब चीज को, तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा पहचान देंगे। क्या है इसमें, साइन कोस टेन कोट लगा हुआ नहीं है, इसको क्या बोलिएगा, सीधा वो अलजेब्रिक फंक्शन लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये साइन और साइन लगा हुआ है, यहाँ टेन लगा हुआ है, तो आप क्या पहचानेंगे, जिस फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंट्री कर गया है, यानी कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो अगर एंट्री कर गया है तो ऐसे फंक्शन को हम ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं, कोई दिक्कत। अब मान ले ये है, देखिए ये इसमें इसको भी क्या बोलिएगा, इसको भी आप ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, इसको भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हुआ है कहीं y बराबर साइन स्क्वायर 5x प्लस, अच्छा साइन है बार बार नहीं लिखना है, तो जरूरी नहीं है साइन ही हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर x प्लस 9x प्लस 8। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर, अब तुम सोचते हो कि सर इसमें तो ट्रिगोनोमेट्रिकल भी है और इसमें अलजेब्रिक भी है, तब आप इसका क्या बोलिएगा। तो अब इस सिचुएशन में आप इसको कंफर्म नहीं कीजिएगा कि हाँ कौन सा है, इसमें बोलिएगा कि ये मिक्सचर फंक्शन है। कैसा है कि दोनों मिला हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल भी मिला हुआ है और अलजेब्रिक भी मिला हुआ है, तो इसका हम कोई कंफर्म नाम नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी बोले, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको अलजेब्रिक भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज एंट्री किया हुआ है। समझ में आई बात। और देखिए मान लो कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस 8 लिखा हुआ है, तो कहीं भी कोई भी फंक्शन में ये ई आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये ई अगर आ गया तो क्या कहलाएगा बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये याद रखिएगा, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आप मेमोराइज रखिए, ये सब फंक्शन का कैटेगरीज है। फिलहाल अभी हम आपको फंक्शन में सिर्फ पहचान बता रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानने का एक और तरीका है, मान लो कहीं लिखा हुआ है जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म भी समझ लीजिए, थोड़ा सा आप लोग तुरंत समझ लीजिए साइड में, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। देखिए एक टर्म यूज करेंगे हम वेरिएबल, जिसको हम चर राशि कहेंगे, चर और अचर। एक करेंगे कांस्टेंट, एक नंबर ये, दूसरा, ये सब आप लोग लिखते जाइएगा, जरूरियात चीजें, बहुत जरूरी वाला सब चीज है, ये सब छोटी छोटी बात हम आपको बताते जा रहे हैं। कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अचर। ये दोनों बात को पहले आप समझिए कि ये चर क्या है और अचर क्या है। दोज क्वांटिटी विच इज चेंजेबल
इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। यानी वैसी राशि जो बदल सकता है, वैसी वस्तुएं, वैसे फिजिकल जो बदल सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरी कर रहा है, वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना। और कांस्टेंट का मतलब है बिल्कुल स्थिर हो जाना, बदल नहीं सकता है। जैसे आप 5 रुपया कहीं रख दीजिए, 5 टकिया है तो रख दीजिए सिक्का, वो देखिए अगर 2 दिन 3 दिन के बाद क्या वो 10 का सिक्का बन जाएगा अपने मन से, नहीं बनेगा भाई। तो नहीं बनेगा तो वो 5 क्या हो गया, ये 5 कांस्टेंट हो गया। समझ में आई बात। अब कहीं मान लो 1 रुपया रखा हुआ है तो वो 1 क्या हो जाएगा, कभी अपने मन से वो 2 रुपया नहीं हो सकता है, कभी अपने मन से वो कम नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो जो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगा, अपने से स्वयं बदल नहीं सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको कांस्टेंट कहेंगे। और जो स्वयं बदल रहा है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपकी उम्र, एज, क्या है एज, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वेरिएबल है। हर क्षण हर सेकेंड बदल रहा है आपका एज। तो एज के बारे में अगर बात किया जाए तो एज क्या है बाबू, वो वेरिएबल है। समझ में आई बात। उम्र क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, एक गुब्बारा में आप एयर भर दीजिए, उसको बांध दीजिए, रात में टांग दीजिए और सुबह में देखिएगा क्या वो उतना ही साइज रहेगा, नहीं, वो छोटा हो जाता है। तो वो जो गुब्बारे का जो आयतन था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो हम उसको वेरिएबल कहेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। जो चीज बदल सकता है वो वेरिएबल है, और जो नहीं बदल सकता है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। तो हम आपको ट्रिक से बता देते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्या है, ये सब याद रखिए, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब का सब कांस्टेंट है, क्योंकि ये अपने मन से चेंज नहीं हो सकता है। जबकि यहां आइए, हम लोग वेरिएबल जिसको हम जान रहे हैं कि जो बदल सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा, इस जगह याद रखिएगा कि x तथा y को पराया वेरिएबल कहते हैं। हम लोग x तथा y को क्या कहते हैं, वेरिएबल से जाना जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। ये माना गया चीज है और कुछ भी नहीं। अब बोलो क्यों माना गया सर, एक्स और वाई को क्यों माना गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यही लॉजिक रहेगा। उसको मिटा के हम लिख देंगे, पहले देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि y बराबर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो पहले ये देखिए, अगर आप x का मान 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे समझिए x का मान कितना रखिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5, तो 1 5 कितना होता है 6। तो आप x का मान बदले तो y का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। अब x का मान 2 रखिए तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 चेंज हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 5 9 हो जाएगा। यानी कि आप हर सिचुएशन में देखिएगा कि x को चेंज कीजिएगा तो y भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन है कि हम लोग प्रायः x और y को वेरिएबल मानते हैं। देखिए हर समीकरण में देखोगे तुम कि x और y का ज्यादातर इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो x है बाबू ये वेरिएबल है, जबकि ये 5 और 9 जो है ये वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। समझ में आई बात। इसी प्रकार यहाँ पे जो sin 5x है ये x कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, जबकि ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का भी अच्छा खासा पकड़ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, इसलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। कोई बहुत बड़ी की बात ये सब नहीं लिखे। प्रायः x तथा y को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चेंजेबल कहते हैं। हालांकि हम वेरिएबल का सही डेफिनेशन आपको दे चुके हैं कि जो वेरी करता रहता है, जो चेंज होते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे। और जो चेंज नहीं होता है जैसे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट का हिंदी क्या होगा, अचर राशि, जो बदलता नहीं है। ये क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच इज चेंजेबल, चेंजेबल जो बदलने के योग्य है, जो बदलता है। और नो चेंज, इसमें क्या होता है, नो चेंज। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सब कभी चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, ABCD को भी हम लोग ABCD ये सब को भी हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट में लेते हैं। लेकिन फिर अंग्रेजी का जो 26 लेटर है उसमें प्रायः, देखो हम हमेशा यूज करेंगे, प्रायः का मतलब अधिकतर, हमेशा नहीं होता है। प्रायः का मतलब अधिकतर, अधिकतर और हमेशा में फर्क है। अगर मैं बोलूं कि मैं प्रायः
बाजार जाता हूँ, इसका मतलब अधिकतर बाजार जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज बाजार जाते हैं। तो प्रायः ABCD को कांस्टेंट माना जाता है, जबकि X और Y को हमेशा वेरिएबल माना जाता है। समझ में आई बात? ये मैथमेटिकल रूल्स है। आप अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए दोज क्वांटिटी, यानी वैसी राशि which is changeable is called variable quantity, those quantity which is not changeable is called constant quantity। तो ये हो गया आपका कहानी। अच्छा, यहाँ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर जिक्र कर रहे थे, आ गए फिर वहां से। अगर कहीं मान लो कि a है, a क्या है? कांस्टेंट है, इसी पर हम बात कर रहे थे। और किसी भी कांस्टेंट पर हम ऐसा भी ले सकते थे 5 कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट पर पावर अगर वेरिएबल हो जाए तो हम इसको कैसा फंक्शन कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। याद रहेगा? बिल्कुल। और इसी चीज को हम ऐसे ही पहचान सकते हैं, fx बराबर कहीं लिखा हुआ a इज अ कांस्टेंट, a टू द पावर x इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस हम पहचान आपको करा रहे हैं, थोड़ा तेजी में पहचान करा रहे हैं, और कोई बात नहीं। अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं कैलकुलस, तो ये ख्याल है मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। अच्छा, कहीं मान लो कि इस ऐसा लिखा हुआ है fx बराबर log x प्लस 5, तो लॉग अगर लगा हुआ है तो बाबू ये लोगरिथमिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है? लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, लिखने में दिक्कत अगर होगी तो साफ से लिख देते हैं फिर से, लोगरिथमिक। लोगरिथमिक क्या पढ़ेंगे? लोगरिथमिक फंक्शन। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं, और बहुत तरह का फंक्शन है बाबू, वो धीरे धीरे आता जाएगा, हम आपको नॉमिनेट कराते चले जाएंगे साथ साथ। तो ये थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज था, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लें एक बार। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन